हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है व्हाट इफ के सभी एपिसोड्स की स्टोरीज का ब्रेकडाउन। मार्वल की व्हाट इफ सीरीज 2 साल पहले रिलीज हुई थी, जिसमें कॉमिक्स के सिमिलर कई ऐसी ऑल्टरनेट स्टोरीज दिखाई गई जो हमें ये इमेजिन करने का मौका देती है कि व्हाट इफ क्या होता अगर ऐसे नहीं वैसे होता। व्हाट इफ स्टीव रॉजर्स की जगह पेगी कार्टर सुपर सोल्जर सीरम ले लेती। व्हाट इफ टचाला स्टार लॉर्ड बन जाता। व्हाट इफ अल्ट्रॉन अवेंजर्स के अगेंस्ट की फाइट जीत जाता। बट देन सीजन 1 ने इन सभी कहानियों को कंक्लूड किया एक एपिक फिनाले के रूप में, जहां इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के अगेंस्ट इकट्ठे हुए गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स एंड इन्फिनिटी स्टोन्स की इस फाइट में किलमॉन्गर एंड अल्ट्रॉन की डेडलॉक बैटल को एक पॉकेट रियलिटी में ट्रैप कर दिया गया, जिसपे नजर रखे हुए दिखा स्ट्रेंज सुप्रीम। अब सीजन 2 के साथ मार्वल स्टूडियोज ने एक नया क्वेश्चन ये भी डाल दिया है कि व्हाट इफ की सभी एपिसोड्स एक के बाद एक लगातार 9 दिन में रिलीज किए जाएं। ऐसे में सभी मार्वल कंटेंट यूट्यूबर्स की कैसे वाट लगती दिखेगी, वही देखने मिलेगा हमें इस साल 22 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच। बाकियों का तो पता नहीं, बट मेरी जरूर लगेगी। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेली एपिसोड्स के ब्रेकडाउन वीडियोस और हिडन डिटेल्स मैं नेक्स्ट एपिसोड के रिलीज होने से पहले ही पब्लिश करूं। तो वो वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब व्हाट इफ सीजन 2 भी इंट्रोड्यूस करेगा कई सारे न्यू कैरेक्टर्स एंड ये सीजन 1 की स्टोरी की कंटिन्यूटी को डायरेक्टली कंटिन्यू तो नहीं करेगा, बट वहां के बहुत सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ रिपीट होते हुए जरूर दिखेंगे। एंड फिर सीजन 1 की यहाँ भी हमें एक एपिक फिनाले देखने मिलेगा, जिसे कंक्लूड करेगा स्ट्रेंज सुप्रीम 9th एपिसोड में, जिसका टाइटल है व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड 1 जो रिलीज होगा 22 दिसंबर को, जिसका टाइटल है व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स। क्या होता अगर नेबुला थैनोस की जगह नोवा कॉर्प्स को ज्वाइन करती। ट्रेलर के सीन्स में हमें नेबुला दिखती है नोवा कॉर्प्स का हेलमेट पहने हुए। अब ये वही नेबुला है जिसे हम MCU से जानते हैं, यानी कि अपने बॉडी पार्ट्स के रिप्लेस हो जाने के बाद वाली नेबुला। एंड ये सब कुछ किया था थैनोस ने, जो हम उसके एंड गमोरा के इस कन्वर्सेशन से भी जानते हैं, व्हिच मींस कि इस यूनिवर्स में भी नेबुला मिली थैनोस को ही थी। बट रेदर देन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड में थैनोस को बिट्रे करने की बजाय यहाँ वो काफी पहले ही थैनोस से सेपरेट हो चुकी है। मे बी गार्डियंस की फैमिली से मिलने की जगह उसे नोवा कॉर्प्स का कोई ऑफिसर मिला, जिसने उसे कन्विंस कर लिया उनके साथ आने के लिए। स्पेशली रोमन डे, जिसे MCU में हम नोवा कॉर्प्स के ऑफिसर के रूप में देख चुके हैं, जहाँ वो पीटर क्विल और ड्रैक्स को इसी तरह से कन्विंस करते हुए दिखा था। बट ट्रेलर के सीन में जहाँ वो आती है, वहाँ पे हमें फ्लोर पे दिखती है योंडू की बॉडी, यानी कि योंडू के मरने के बाद ही नेबुला यहाँ आई है। ऑल्दो हो सकता है कि उसकी डेथ में नेबुला का कोई हाथ ना हो एंड वो सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने ही आई है। यहाँ पर उस पे अटैक होता है योंडू के याका एरो से, जो हमें योंडू के प्रोजेक्शन के थ्रू उस पे जाते हुए दिखता है, बट नेबुला उसे पकड़ लेती है। अब ये प्रोजेक्शन क्रिएट हो रहा है नेबुला की ही प्रोस्थेटिक आई से। एंड एवेंजर्स एंड गेम से हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि नेबुला की आई यूज की जा सकती है उसकी मेमोरीज को ऐसे ही प्रोजेक्ट करके दिखाने के लिए। एंड इसी मेमोरी से उसने योंडू की प्रोजेक्शन निकाली है, जो विसल के थ्रू याका एरो को कॉल करता है। अब करंट टाइम में योंडू का याका एरो क्रैगलिन के पास है, जिसे चलाना सीखने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन इस सीन से ये क्लियर होता है कि याका एरो योंडू के एक रिकॉर्डेड मैसेज की विसल को भी फॉलो करता है। अब हो सकता है कि नेबुला यहाँ याका एरो के लिए ही आई थी, बिकॉज एक और सीन में हम उसे इसी तरह का एक डिवाइस यूज करते हुए देखते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के रूप में दिखाया जाएगा। अब आई एम नॉट 100% श्योर कि ये याका एरो है या कोई और डिवाइस, बट इसी का यूज वो नोवा कॉर्प्स के लिए करती दिखेगी। अब इस एपिसोड से रिलेटेड ज्यादा एडिशनल सीन्स नहीं है, अदर देन एक साइबॉर्ग रॉकेट का सीन, जो मेरे हिसाब से हो सकता है इसी एपिसोड का पार्ट। यहाँ रॉकेट एक प्रॉपर साइबॉर्ग के रूप में अटैक करते हुए दिखता है डार्क एल्व्स पे, which might be related to नोवा कॉर्प्स। मे बी ये डार्क एल्व्स ज़ांडार पे अटैक करते हैं एंड नेबुला के अलावा इन्हें कुछ और मेंबर्स जैसे कि ऑल्टरनेट रॉकेट एंड एक्चुअल नोवा की भी जरूरत पड़ती है, जिसका यहाँ पर एक एनिमेटेड फॉर्म में कैमियो भी हो सकता है। अब आगे चल के हमें ट्रेलर में एक थैनोस भी दिखता है जो स्टीव रॉजर्स से फाइट कर रहा है, एंड हो सकता है कि ये थैनोस इसी यूनिवर्स का हो, लेकिन उसके बारे में आगे बात करूंगा। बट इस एपिसोड के बारे में फिलहाल इतनी डिटेल्स अवेलेबल है। मूविंग ऑन टू एपिसोड 2 जो रिलीज होगा 23 दिसंबर को। व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज। सीजन 1 में क्विल की जगह टचाला को योंडू उठा के ले गया था, जहां एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन देखने मिली। लेकिन यहाँ पीटर क्विल को ही उठाया जाता है, बट रेदर देन अपने पास रखने के योंडू उसे ईगो को दे देता है। एंड ये स्टोरी उसी व्हाट इफ सिनेरियो को दिखाती है। इस सीन में हमें यंग पीटर क्विल दिखता है अपने उसी टी शर्ट में जो उसने MCU में 1988 में अपने अबडक्शन के टाइम पहना था। यहाँ एक मेले में पीटर अपनी टेलीकिनेसिस पावर से एक टॉय को अपने पास लाता है, जो है एक रकून। मतलब ये सारे टॉयज ही रकून है जिन्हें पीटर थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय कर देता है। बट ये ऑब्वियस रेफरेंस है रॉकेट रकून का, जो इस यूनिवर्स के पीटर की लाइफ में सिर्फ एक टॉय के रूप में ही दिखता है। अब ये पीटर की अपनी पावर्स पाने के बाद का टाइम है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ईगो एक सेलेस्टियल है, जो कॉमिक्स एंड MCU से हम ऑलरेडी जानते हैं। यानी ये बच्चा जैसे दिखने वाला पीटर एक्चुअली एक हाफ सेलेस्टियल जितनी पावर्स रखता है, इसीलिए इसे रोकने आती है अवेंजर्स की टीम। बट क्योंकि ये 1980s है, तो ये टीम भी पुराने अवेंजर्स की है। ऑल्दो सीजन 2 के एक और एपिसोड में हमें इससे भी
पुरानी 16वीं सदी वाली टीम भी देखने मिलेगी। लेकिन इस एवेंजर्स टीम के लाइनअप में मेंबर्स हैं बकी बार्न्स का विंटर सोल्जर, जो मोस्ट प्रोबब्ली अभी हाइड्रा के कंट्रोल में ही होगा, हैंक पिम ओरिजिनल एंटमैन के रूप में, किंग टचाका टचाला का फादर ओरिजिनल ब्लैक पैंथर, वेंडी लॉसन एमसीयू में दिखी वो क्री साइंटिस्ट जो टेसरेक्ट की मदद से एक लाइट स्पीड इंजन क्रिएट कर रही थी एंड इसी के डिस्ट्रॉय होने से कैरल डेनवर्स को उसकी पावर्स मिली थी। यहाँ शायद वेंडी खुद ही वो पावर्स पा लेती है एंड वो बन चुकी है इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल। बिल फॉस्टर का गोलायथ, कॉमिक्स का वो कैरेक्टर जो एमसीयू में जायंट मैन के रूप में दिख चुका है एंड बिल को हमने लास्ट टाइम 2018 की एंटमैन एंड द वास्प में देखा था, जहाँ वो घोस्ट का फादर फिगर था। यहीं से हम जानते हैं कि वो हैंक पिम का पार्टनर भी था और हैंक पिम को एंटमैन सूट टेस्ट करने में मदद करता था। तो 1988 की वजह से यही गोलायथ भी हमें दिखता है। इनके अलावा हम एक ओल्ड पैगी कार्टर और जनरल रॉस को भी इसी टीम के पार्ट के रूप में देखते हैं। ऑल्सो बिकॉज यहाँ अवेंजर्स है बट निक फ्यूरी नहीं, प्लस पैगी कार्टर यहाँ कैप्टन कार्टर नहीं है, तो वो मोस्ट प्रोबब्ली शील्ड की हेड के रूप में दिख रही है उसकी सीन में सेंट्रल पोजीशन के हिसाब से भी। तो ये 7 वाला कैरेक्टर जनरल रॉस की जगह हॉवर्ड स्टार्क भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। तो इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो ये सब जैसे खड़े हैं वो याद दिलाता है अवेंजर्स की लोकी बैटल के एंडिंग वाला सीन। बट इसी इनिशियल फाइट में हैंक पिम यंग पीटर को हैंडल करने की बात पे कहता है कि आई एम वेरी गुड विद किड्स। ऑफ कोर्स इस यूनिवर्स में भी उसकी बेटी होप वैन डाइन 1988 में एक छोटी बच्ची ही रही होगी जिसकी केयर वो काफी अच्छे से करते दिखा था एमसीयू में भी, तो ये उसी चीज का रेफरेंस था। ट्रेलर के आगे के सीन्स में हम ईगो को भी देखते हैं जो अटैक कर रहा है एक रेगिस्तान जैसी लोकेशन में, बट यहाँ उसने अपनी पावर से सैंड को भी अपने मिलियंस रेप्लिकास में कन्वर्ट कर दिया है। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से हमें ईगो की ऐसी पावर्स का ऑलरेडी पता है, जहाँ वो क्लाइमैक्स में इसी तरह उसी प्लेनेट को यूज करते दिखा था। प्लस यहाँ पर पीटर क्विल नहीं है, मतलब ईगो ने उसका यूज किया सिर्फ अर्थ को टेक ओवर करने के लिए एंड मोस्ट प्रोबब्ली उसी के थ्रू वो यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ अवेंजर्स उससे फाइट करते हैं जिनकी टीम का पार्ट दिखता है अब थॉर भी। अब ये सीजन 1 का पार्टी थॉर तो नहीं लग रहा, स्पेशली उसकी बियर्ड की वजह से जो सीजन 1 में नहीं थी एंड ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स भी है, बट ये भी हो सकता है कि ये पार्टी थॉर ही हो जो सीजन 1 के फिनाले इवेंट के बाद अब मैच्योर हो चुका है, यानी थॉर की लाइफ का वो नेक्सस इवेंट जो उसे वर्दी बनाता है ओडिन के बाद एक सक्सेसर के रूप में। बट आई थिंक एपिसोड 2 अपनी यूनिवर्स की स्टोरी से ही रिलेटेड रहेगा एंड इसका लिंक शायद फिनाले एपिसोड में ना ही हो। एपिसोड 3 रिलीज होगा 24 दिसंबर को, यानी क्रिसमस नाइट। व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। अब ये काफी फन एपिसोड होगा सीजन 1 के पार्टी थॉर एपिसोड की तरह, बट क्रिसमस स्पेशल होने की वजह से यहाँ ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखने वाली। ट्रेलर के सीन से ये क्लियर होता है कि हैप्पी होगन, यस, टोनी स्टार्क का बॉडीगार्ड फंसा हुआ है अवेंजर्स टावर में एंड यहाँ से वो कॉल लगाता है डार्सी लुइस को एंड उसे इन्फॉर्म करता है कि अवेंजर्स टावर पे अटैक हुआ है, जिसके रिस्पॉन्स में डार्सी 2 मूवीज की सिचुएशन को हाईलाइट करके नाम लेती है कॉन एयर एंड अंडर सीज मूवी का। अब 1992 की अंडर सीज को डाई हार्ड ऑन बोट एंड 1997 की कॉन एयर को डाई हार्ड ऑन प्लेन कह के चिढ़ाया जाता है, बिकॉज इन दोनों की स्टोरीज बेस्ड है हाईजैकिंग पे, जिसकी एपिक स्टोरी फर्स्ट टाइम हॉलीवुड में देखने मिली थी 1988 की डाई हार्ड में। यहाँ पे नाकाटोमी प्लाजा बिल्डिंग, जिसका नाम डार्सी यहाँ लेती है, उसे हाईजैक कर लिया गया था एंड पुलिस ऑफिसर जॉन मैकलेन उस बिल्डिंग में फंस गया था। अब वो अकेले ही अपने दम पे सबको बचाता है एंड अगर आप हैप्पी होगन का ये सीन देखोगे तो वो एग्जैक्टली मैच करता है जॉन मैकलेन का डाई हार्ड में इसी तरह वेंट्स में क्रॉल करने वाले सीन से, तो ये काफी अच्छा रेफरेंस था इन्हीं मूवीज का। लेकिन हाँ, हैप्पी सच में जॉन मैकलेन की तरह अवेंजर्स टावर से नेविगेट कर रहा है किसी से बचते हुए। क्रिसमस स्पेशल होने की वजह से यहाँ अवेंजर्स टावर को कुछ अल्ट्रॉन्स डेकोरेट करते हुए भी दिख रहे हैं। अब ऐसे ही बॉट्स को हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में भी इसी तरह के बॉट्स थे। तो क्या इस यूनिवर्स में यहाँ यही अल्ट्रॉन्स बागी हो गए हैं या फिर ये वल्चर जैसे किसी पोटेंशियली छोटे मोटे टेररिस्ट का अटैक हो सकता है, स्पेशली क्योंकि हैप्पी, टोनी या बाकी अवेंजर्स में से किसी को कांटेक्ट नहीं करता, जो यही हिंट दे रहा है कि ये कोई छोटी सी थ्रेट है। बट हैप्पी होगन डार्सी को कॉल करता है, क्यों? डार्सी जेन फॉस्टर की फ्रेंड है जो थॉर की गर्लफ्रेंड थी एंड थॉर टोनी स्टार्क को जानता है जिसका बॉडीगार्ड हैप्पी है। कनेक्शन तो बन गया बट रीजन समझ नहीं आया। बट यस, जैसे हमने हैप्पी को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में अकेले ही अवेंजर्स टावर को खाली करते देखा था, वैसे ही शायद यहाँ भी उसी पे टावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके अवेंजर्स शायद क्रिसमस मना रहे हैं, क्योंकि एक और सीन में टोनी स्टार्क हमें दिखता है सेंटा क्लॉज के कपड़ों में। बट आई डोंट थिंक कि हैप्पी ये सिचुएशन अकेले हैंडल कर पाता है, क्योंकि टोनी स्टार्क को जो कॉल आता है वो सुन के वो काफी सीरियस दिख रहा है एंड मेरे हिसाब से ये इसी सिचुएशन को बताते हुए कॉल होगा, क्योंकि एक और सीन में हम सभी अवेंजर्स को अपने अपने काम छोड़ के हैप्पी की मदद करने के लिए आते हुए देखते हैं। यहाँ पर अवेंजर्स की लिस्ट में आते हैं क्लिंट बार्टन एके हॉकाई, टोनी स्टार्क एके आयरन मैन, स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका एंड नताशा रोमानॉफ एके ब्लैक विडो, जो दिख रही है एक टूटू स्कर्ट पहने हुए। अब ये स्कर्ट पहनती है बैले डांसर्स एंड अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड ब्लैक विडो की स्टोरी लाइन से हमें ऑलरेडी ये पता है कि नताशा रोमानॉफ की भी बचपन में इस डांस की ट्रेनिंग हो चुकी है, तो मे बी वो क्रिसमस चैरिटी के लिए परफॉर्मेंस करने गई थी या फिर 2012 की अवेंजर्स की तरह यहाँ भी वो किसी डिस्गाइज में इंटेरोगेशन कर रही थी जिस वजह से वो इस ड्रेस में है। एनीहाउ ये एपिसोड काफी फन होने वाला है। एपिसोड 4 रिलीज होगा 25 दिसंबर को। व्हाट
व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर। अब ये एक्चुअल में सीजन 1 का एपिसोड था जो कोरोना की वजह से इनकम्प्लीट रह गया एंड देन इसे सीजन 2 में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इसका एंड का सीन हमें फाइनल एपिसोड में दिखा दिया गया था जहां से वॉचर गमोरा को लेके गया था। अब यहाँ हमें वो सिनारियो दिखता है जहां एज ऑफ अल्ट्रॉन की एंडिंग में हल्क के साकार पे जाने की जगह टोनी स्टार्क वहां पहुंच जाता है। ऑल्सो ये एज ऑफ अल्ट्रॉन का ही टाइम होगा क्योंकि यहाँ पे टोनी स्टार्क हमें हल्क बस्टर आर्मर में दिख रहा है जो उसके पास हमने ओनली एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही देखा था। लेकिन साकार प्लेनेट पे मॉर्टल कॉम्बैट की बैटल की जगह जिन्हें हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था, अब यहाँ पर डेथ रेसेस हो रही है एंड ये सीन इंस्पायर्ड दिखता है बिल्कुल मैड मैक्स फ्यूरी रोड मूवी से। यहाँ पे गमोरा भी है जो मोस्ट प्रोबब्ली थैनोस के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढते हुए यहाँ पहुंची होगी, बट वो भी इसी रेस का हिस्सा बन चुकी है। उसके अलावा वैल्करी जिसे भी हमने फर्स्ट टाइम एमसीयू में थॉर रैग्नारॉक में इसी प्लेनेट पे आने के बाद ही देखा था, वो भी इसी बैटल में है एंड उसकी स्पेस कार का मॉडल बेस्ड है थॉर के हेलमेट के डिजाइन पे। प्लस उसी की कार का एक्सटेंडेड वेपन की तरह बाहर बैठा है कॉर्ग। इसे अगेन थॉर रैग्नारॉक में हमने रिवॉल्यूशन करते हुए देखा था मीक के साथ जो शायद यहाँ उसके कंधे पे बैठा हुआ है। यहाँ पर कॉर्ग जिस ग्लैडिएटर की कार क्रैश करता है उसे हमने सीजन 1 के पार्टी थॉर एपिसोड में भी देखा था एंड देन हमें दिखता है ग्रैंड मास्टर साकार का ओनर अपने स्टैचू की तारीफ करते हुए जो एक दूसरे को आंख मारते हैं। अब सीजन 1 के फिनाले सीन से हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि गमोरा और टोनी यहाँ से भागने में एक दूसरे का साथ देंगे और वो पहुंचेंगे निडावेलेर। बट इस ट्रेलर के एक और सीन में ये रिवॉल्यूशन होते हुए दिख भी जाती है जब गमोरा ग्रैंड मास्टर की बॉडीगार्ड टोपस को हिट करके उसका वेपन छीन लेती है। ये वही वेपन है जिसे यूज किया गया था थॉर रैग्नारॉक में थॉर को डराने के लिए। बट यस, इस एपिसोड की एंडिंग हम ऑलरेडी जानते हैं बट स्टोरी कंटिन्यूटी यहाँ देखने मिल जाएगी। 26 दिसंबर को आएगा एपिसोड 5 व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर। अब इनिशियली ये रूमर था कि ये एपिसोड सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड होगा बिकॉज कैप्टन कार्टर से ही सीजन 1 शुरू हुआ था एंड एंडिंग भी पैगी के यूनिवर्स में ही हुई थी जहाँ दिखा था एक रिकवर्ड कंटेनर के अंदर मौजूद हाइड्रा स्टॉम्पर। अब टाइटल से ये क्लियर है कि कैप्टन कार्टर फाइट करेगी इसी हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ जिसे ऑपरेट करते हुए दिखेगा स्टीव रॉजर्स जो इस यूनिवर्स में सुपर सोल्जर तो नहीं बना बट एक बॉट ऑपरेटर जरूर बन गया था। एंड एपिसोड 1 की एंडिंग में पैगी शूमागोरथ जैसे क्रिएचर को एक पोर्टल के थ्रू ले गई अपना सेक्रीफाइस करते हुए जिसे स्टीव रॉजर्स रोक नहीं पाया। अब इसके बाद इस यूनिवर्स में स्टीव के साथ की स्टोरी शायद वैसे ही हुई होगी जैसे एमसीयू में बकी के साथ हुई थी, यानी कि हो सकता है कि हाइड्रा ने स्टीव का ब्रेन वॉश कर दिया है जो अब उनके लिए काम करता है एंड इसी वजह से उनकी फाइट होगी। अब इस एपिसोड के कोई भी एडिशनल सीन्स हमें ट्रेलर में मिलते ही नहीं है। जितने भी सीन्स कैप्टन कार्टर को लेके है वो आइदर दूसरे कैरेक्टर्स के एपिसोड से या फिर फिनाले एपिसोड के पार्ट्स हैं, जैसे कि ये सीन जब वो न्यू कैरेक्टर काहोरी के साथ है जहां उसके सामने आता है थैनोस जिसके पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं बट वो ग्लो नहीं कर रहे, विच मींस कि ये थैनोस उन पे अटैक के लिए नहीं आया। प्लस ये सेकंड सीन जहां वो किसी और को पोर्टल में जाने से रोकने की कोशिश कर रही है एंड इस पर्सन के हाथ में है सेप्टर, यस वही लोकी वाला सेप्टर जिसके अंदर कैप्चर्ड है माइंड स्टोन। अब ये पर्सन लोकी तो नहीं है, कोई लेडी लग रही है जो उसके हाथों से ड्रेस से आइडिया लगाया जा सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैप्टन कार्टर को ट्रेलर के टाइटल रिवील में वॉचर के साथ सेंटर स्टेज रखा गया है, विच मींस कि उसका रोल सभी को इकट्ठे करने में काफी इंपॉर्टेंट होगा एंड इसलिए हो सकता है कि ये थैनोस भी इनकी मदद के लिए आया है। अगेन नॉट 100% श्योर, तो इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एपिसोड 6 आएगा 27 दिसंबर को व्हाट इफ द अवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। ये एपिसोड वो सिनारियो दिखाएगा कि अगर अवेंजर्स को 16वीं सदी में असेंबल होना पड़ता तो क्या होता। अब 1602 ही क्यों? बिकॉज मार्वल कॉमिक्स ने 1602 नाम से एक 8 इशू की कॉमिक बुक लिमिटेड सीरीज पब्लिश की थी 2003 में जो सेट थी ऑल्टरनेट अर्थ 311 पे जहां सुपर हीरोज एमसीयू की टाइमलाइन से 400 साल पहले आ गए थे। अब पास्ट में होने की वजह से यहाँ पे नाम भी थोड़े से चेंज किए गए थे कैरेक्टर्स के, जैसे कि डेयरडेविल मैट मर्डॉक को मैथ्यू मर्डॉक, स्पाइडरमैन पीटर पार्कर को पीटर पार्क्वा, चार्ल्स जेवियर को कार्लस जेवियर एंड इसी तरह से बाकी नाम भी थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वॉचर उआटू भी था जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है एंड ये स्टोरी सेट थी क्वीन एलिजाबेथ के इंग्लैंड में एंड शायद हो सकता है कि ये कैरेक्टर यहाँ सेप्टर पकड़े हुए इस हॉर्स पे क्वीन एलिजाबेथ ही है जो अब अवेंजर्स की टीम का पार्ट है, विच मींस कि कैप्टन कार्टर वाले सीन में यही वो कैरेक्टर होगी जो पोर्टल के थ्रू जा रही है। ऑल्सो इसी एपिसोड्स के सीन में सेंटर स्टेज दिखती है वांडा अपने स्कारलेट विच के रूप में एंड पिएट्रो और वांडा दोनों ही कॉमिक्स में इस सीरीज का पार्ट थे। अब यहाँ जिस तरह का मैजिक वो कर रही है वो वांडा विजन के एपिसोड 8 में दिखे अगाथा के कोवन वाले सेटअप से मैच करता है। वो एपिसोड भी सेट था ईयर 1693 में। इसके अलावा एडिशनल शॉट्स कुछ कैरेक्टर्स को दिखाते हैं जिसमें फेंसिंग करते हुए है स्टीव रॉजर्स या फिर कॉमिक्स का रॉजा और एक हुडेड एंटमैन जो एक्चुअल में होगा हेनरी पिम एंड एक ब्लास्ट के बाद बैनर भी दिखता है जो यहाँ विदाउट हेल्प की पावर्स के जाना जाएगा एडवाइजर डेविड बैनर के नाम से। ऑल्सो वांडा के इनिशियल शॉट्स में 2 और लोग इसके साथ है जिनमें से ये तो पक्का डॉक्टर स्ट्रेंज ही है जो उसके कॉलर से क्लियर है, बट ये सेकंड पर्सन थॉर लग रहा है एंड ये दोनों ही कॉमिक्स की सीरीज के पार्ट्स थे। अगेन ये कॉमिक्स की 1602 सीरीज के लिए एक डेडिकेटेड एपिसोड है बट फिनाले में इसके एक मेंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जरूर मिलेगा।
28 दिसंबर को रिलीज होगा एपिसोड 7 व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। अब ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज यहाँ हेला दिखेगी वेन्वू के साथ एंड इस एपिसोड की स्टोरी लाइन काफी ट्विस्टेड होने वाली है। एमसीयू में हेला को ओडिन ने काफी पहले ही बैनिश कर दिया था एंड वो फ्री हुई थी ओडिन की डेथ के बाद, जहाँ उसकी एंट्री हमें थॉर रैग्नारॉक में देखने मिली। उसी तरह की एंट्री यहाँ भी हमें देखने मिलती है हेला की, जहाँ उसका हेड गियर बिल्कुल उसी तरह से शेप लेता है जैसे एमसीयू में दिखा था। यहाँ पर बहुत सारे सीन्स हमें मैचिंग दिखेंगे शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी से, लेकिन वेन्वू और शैंग-ची की जगह इन सीन्स में ले ली है हेला ने। ये सीन मैच करता है वेन्वू के तालो पे अटैक वाले सीन से, जहाँ हेला खड़ी है शायद तालो की ही आर्मी के सामने। इस सीन में हेला को ट्रेनिंग मिल रही है एयर बेंडिंग टेक्निक की, जो ट्रेनिंग शैंग-ची को दी थी उसकी आंट यिंग नैंग ने। आगे हमें वेन्वू 10 रिंग्स का यूज करते हुए दिखता है, जहाँ उसके साथ शैंग-ची की मदर यिंगली नहीं हेला है। यस, तो ये एपिसोड कुछ इस तरह से जाता दिख सकता है। यहाँ पे हेला ओडिन के कैप्चर से काफी पहले ही छूट जाती है एंड वो पहुंचती है तालो में, जहाँ उसकी पावर्स तालो के लोगों की फाइटिंग टेक्निक्स के आगे कम पड़ जाती है। तालो के लोग उसे अपने साथ ले लेते हैं और उसे उनकी टेक्निक सिखाते हैं। मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ ये सब कुछ वेन्वू करता है, जो ऑलरेडी शायद तालो का पार्ट होगा। यानी यिंगली ने जो उसके लिए किया था एमसीयू की टाइमलाइन में, वो यहाँ वही हेला के लिए करता दिखेगा। अब शायद हेला बन जाती है वेन्वू की वाइफ एंड देन जब तालो पे अटैक होता है तो शायद 10 रिंग्स का यूज वो भी करना सीख जाती है, ठीक जैसे शैंग-ची के साथ हुआ था। प्लस वो भी शैंग-ची की तरह यहाँ के द ग्रेट प्रोटेक्टर को अपने साथ कर लेती है, क्योंकि इस सीन में द ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन की आईज ग्रीन कलर में ग्लो होती हुई दिख रही है, विच मीन्स कि वो शायद हेला के कंट्रोल में है। अब ये हेला के इनिशियल अटैक वाला सीन भी हो सकता है, बिकॉज वो जब भी एमसीयू में किसी को ऐसे कंट्रोल करती है तो उसकी आंखें ग्रीन ग्लो होती है इसी तरह। हाँ, लेकिन बाद में जो यहाँ अटैक कर रहा है वो है ओडिन, जो मोस्ट प्रोबब्ली आया होगा हेला को कैप्चर करने। एंड क्योंकि यहाँ ओडिन की दोनों आंखें सही सलामत है, इट मीन्स कि ये अर्थ में फ्रॉस्ट जायंट्स की बैटल से काफी पहले का टाइम है। एंड क्योंकि हेला अब शायद वेन्वू से मैरिड है, तो ओडिन के अगेंस्ट फाइट के लिए हेला के साथ खड़ा है वेन्वू अपनी 10 रिंग्स के साथ। अब ओडिन यहाँ से हार मान के जाता है या हेला को अपने साथ कैप्चर करके, वो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। 29 दिसंबर को रिलीज होगा एपिसोड 8 व्हाट इफ काहोरी रीशेप्ड द वर्ल्ड। ये एपिसोड हमें दिखाएगा एक अलग तरह का सिनारियो, जहाँ पे टेसरेक्ट अर्थ पे नॉर्वे की जगह, जहाँ ओरिजिनली ओडिन की एस्गार्डियंस आर्मी और फ्रॉस्ट जायंट्स की बैटल हुई थी, उसकी जगह अमेरिका के सोवेन हुसानी कॉन्फेडरेसी में लैंड होता, यानी कि अमेरिका के कोलोनाइजेशन से पहले। ये एक्चुअल में एक रियल वर्ल्ड कॉन्फेडरेसी है, जिसे सिंपल इंग्लिश में मोहॉक नेशन या फिर मोहॉक ट्राइबल पीपल भी कहा जाता है। इसी तरह की ट्राइब की एक और कैरेक्टर ऑलरेडी एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो है माया लोपेज यानी एको। उसकी कहानी भी हमें नेक्स्ट ईयर 10 जनवरी को देखने मिलेगी डिज्नी प्लस शो में। लेकिन यहाँ पे टेसरेक्ट एक न्यू तरह की माइथोलॉजी क्रिएट करता है, जहाँ एक लेक ट्रांसफॉर्म हो जाती है गेटवे के रूप में, जो टेसरेक्ट की एनर्जी से पोर्टल्स ओपन करने की पावर्स देती है एक यंग मोहॉक वुमेन काहोरी को। अब काहोरी प्रोनाउंस होता है काहोर्टी, जो कि बाय द वे एक रियल वर्ल्ड वुल्फ क्लैन का नाम है, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा जो सबको मोटिवेट करता है। अब काहोरी की पावर्स टेसरेक्ट से पोर्टल्स ओपन करने की तो है ही, बट साथ ही में उसकी आईज भी ग्लो होती है जब वो अपनी पावर्स यूज करती है। अब इसके अलावा उसकी क्या एडिशनल पावर्स है वो तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। अब उसके डेब्यू एपिसोड में उसकी ओरिजिन एंड उसकी पावर्स दिखाने के लिए कुछ छोटा मोटा क्लैश ट्राइबल क्लैंस के बीच में ही दिखाया जा सकता है, बट काहोरी इस सीरीज की मेन स्टोरी लाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनती दिखेगी, क्योंकि ट्रेलर के मल्टीपल सीन्स में वो कैप्टन कार्टर के साथ, जिसका इस सीरीज में एकदम सेंट्रल रोल दिखने वाला है। एंड इवन स्ट्रेंज सुप्रीम के वॉइस ओवर से यही हिंट मिल रही है कि काहोरी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है, स्पेशली जब एक सीन में हम उसे मल्टीपल स्पेस पोर्टल्स ओपन करते देखते हैं, जो हो सकता है फिनाले एपिसोड का सीन, जहां वो मल्टीपल सुपर हीरोज को ठीक उसी तरह से एक लोकेशन पे एक साथ ला रही है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग ने किया था एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में। तो ये वाला एपिसोड सीजन 2 में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनली 30 दिसंबर को रिलीज होगा एपिसोड 9 सीजन फिनाले व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड। अब फिनाले एपिसोड से रिलेटेड ज्यादा सीन्स नहीं है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है काहोरी का रोल, बिकॉज स्ट्रेंज सुप्रीम का वॉइस ओवर उसी से रिलेटेड है, जहाँ वो कहता है I've been looking for you for a long time. एंड टाइम वर्ड एको होता है, जैसे सीजन 1 के ट्रेलर में भी इसी तरह इस वर्ड पे फोकस किया गया था। एंड एपिसोड 4 जो डॉक्टर स्ट्रेंज की अल्टरनेट टाइमलाइन पे बेस्ड था, उसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम से खेलते हुए दिखा। बट इस एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन, जो मैच करता है सीजन 1 के फिनाले से, जहां वॉचर ने अपने इंटरवीन ना करने की ओथ ब्रेक की थी इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए, ऑल्दो वहां पे वॉचर की खुद की जान पे बनाई थी। बट यहाँ स्ट्रेंज सुप्रीम की लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, स्पेशली सीजन 1 फिनाले एपिसोड के बाद वो सिर्फ किलमॉन्गर एंड अल्ट्रॉन की पॉकेट रियलिटी को ऑब्जर्व ही कर रहा होगा, जो ट्रेलर के इस सीन में हमें दिखता है, जहां किलमॉन्गर किसी फाइट में है एंड इसके बैकग्राउंड से यही लग रहा है कि ये वही पॉकेट रियलिटी के अंदर का वर्ल्ड है। बट यहाँ पे वॉचर का वॉइस ओवर ये कहता है But things have gotten a little twisted in the multiverse.
मतलब कि मल्टीवर्स में ऐसा जरूर कुछ हुआ है जिससे चीजें ट्विस्टेड हो गई हैं। लेट मी थिंक ऐसा क्या हुआ है रिसेंटली जिससे चीजें ट्विस्टेड हुई है। यस ऑफ कोर्स लोकी सीजन 2 की एंडिंग, जहां मल्टीवर्स को बचाने के लिए लोकी के सैक्रिफाइस से वो बन गया लिविंग टेम्परल लूम, बट साथ ही में ये मल्टीवर्स की लीनियर लाइन ट्विस्ट होकर रह गई यग्drasil ट्री ऑफ लाइफ की तरफ। अब केविन फाइगी ने ये पहले ही बता दिया था कि व्हाट इफ सीरीज एमसीयू के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है। ऑफ कोर्स इतने सारे कैरेक्टर्स को ऐसे फ्री में ही हायर करके नहीं दिखाया जा सकता, सो एनिमेटेड फॉर्म में। तो यहाँ जो भी अब हो रहा है मल्टीवर्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ लोकी सीजन 2 एंडिंग, एंड इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को अब इंटरवीन करना पड़ रहा है किसी और यूनिवर्स को बचाने के लिए। एंड बैक टू उसकी वो सिंगल लाइन इस ट्रेलर में, वो लाइन वो यूज करता है काहोरी के लिए, एंड वी ऑलरेडी नो कि वही मेन लिंक रहेगी सभी यूनिवर्सेस से हीरोज को इकट्ठा करने के लिए। बट देन उसकी कोई पावर भी यहाँ हमें यूज में आते हुए दिखेगी। बट अगेन ये इंटरवीन किस यूनिवर्स में किस मोमेंट ऑफ टाइम पे होगा। अब एक सीन जो मेरा इस ट्रेलर से फेवरेट है और जो मुझे लगता है कि फिनाले एपिसोड का होगा, वो है वकांडा में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस वर्सेस एक नॉर्मल ह्यूमन विद शील्ड स्टीव रॉजर्स की फाइट का। ऑल द एमसीयू में इस मोमेंट पे थैनोस के पास ओनली 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, बट ये मोमेंट एमसीयू में भी इतना ही एपिक था। लेकिन यहाँ तो एक स्टेप आगे बढ़ के स्टीव थैनोस के गॉन्टलेट के टाइम स्टोन को ही ब्रेक कर देता है। तो क्या टाइम स्टोन डिस्ट्रॉय होना वो मोमेंट है जिस रीजन से स्ट्रेंज सुप्रीम को इंटरवीन करना पड़ता है? प्लस यही सेम थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स पैगी के यूनिवर्स में भी जाता है, बट जैसे मैंने पहले कहा था कि स्टोन्स ग्लो नहीं कर रहे, विच मींस कि वो अटैक के मूड में नहीं है। तो क्या यही थैनोस सीजन 2 के फिनाले का विलन है, या फिर एक बड़े ट्विस्ट के साथ इसी को एक सेवियर के रूप में दिखाया जाएगा? ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। तो इस बारे में अपने थॉट्स कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। व्हाट इफ सीजन 1 के सभी एपिसोड्स का ब्रेकडाउन एक साथ एक मूवी की तरह देखना है तो मेरे सेकंड चैनल सुपर फैंस प्लस को भी सब्सक्राइब कर लेना। दिसंबर फर्स्ट वीक में वो वीडियो वहीं पब्लिश होगा, एंड फ्यूचर में सुपर थेरीज के एपिसोड भी उसी चैनल पे आएंगे। तो सब्सक्राइब टू सुपर फैंस प्लस। अब वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।